हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा है बच्चों, और कंपनीज एक्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइप ऑफ कंपनीज। और टाइप ऑफ कंपनीज में हमने कौन कौन सी कंपनी पढ़ ली, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। फिर हमने पब्लिक कंपनी पढ़ी 2 क्लॉज 71। फिर हमने ओपीसी पढ़ी 2 क्लॉज 62। फिर हमने स्मॉल कंपनी पढ़ी 2 क्लॉज 85। फिर हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ी 2 क्लॉज 46, 2 क्लॉज 87। फिर हमने एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 6। फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा 2 क्लॉज 45। यहां तक हम कर चुके हैं बच्चों। यहां तक किसी का डाउट हो बताओ। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब एक ऐसी कंपनी बेटा जिसमें लाइबिलिटी नहीं होती, मेंबर की लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी पे। जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी पे लिमिटेड है कि अनपेड अमाउंट तक लाइबिलिटी आएगी, और लिमिटेड बाय गारंटी में लिमिट होती है कहां तक लाइबिलिटी आएगी, गारंटी अमाउंट तक। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी के ऊपर, तो इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़े फिर आज। तो बेटा सबसे पहले डालो फॉरेन कंपनी। आज किसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम, फॉरेन कंपनी के बारे में। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, बेटा बातें मत करो, फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। और बेटा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखिए सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखी है। लिखो बेटे इसमें फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी इट मींस एनी कंपनी फॉरेन कंपनी में लिखो, इट मींस एनी कंपनी इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, which first point has a place of business in India, which has a place of business in India, which has a place of business in India, whether by itself, whether by itself or through an agent, or through an agent, comma physically or through electronic mode, or through electronic mode, and conduct any business activity, and conduct any business activity in India in any other manner, in any other manner। लीजिए बच्चों ये कौन सी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई फॉरेन कंपनी की। ध्यान से सुनो बेटा, फॉरेन कंपनी क्या होती है।
कह रहा फॉरेन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया। अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है तो बेटा वो फॉरेन कंपनी नहीं है। जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का है आउटसाइड इंडिया, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट साथ में उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस का है, इंडिया में है। वेदर बाय इटसेल्फ, या तो उन्हीं के थ्रू है या थ्रू एजेंट है, और चाहे फिजिकली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ? तो ऐसी कंपनी, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, बट सेम टाइम पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एक कहाँ है, इंडिया में। वेदर बाय इटसेल्फ, चाहे वो खुद बेटा चला रहे हैं या फिर थ्रू एजेंट, चाहे फिजिकल मोड में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और बेटा इस तरह से वो इंडिया में कंडक्ट करते हैं एनी बिजनेस एक्टिविटी, और इंडिया में क्या कर रहे हैं बेटा, वो बिजनेस एक्टिविटी उस प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या कर रहे हैं, इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसी फॉरेन कंपनी जो बनी तो इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बेटा उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। आ रही बात समझ? पक्का? तुमने मान लीजिए हमारे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बाहर है, तुमने इंडिया में क्या करा, एक एक प्लेस ओपन करा, और प्लेस में तुम क्या कर रहे हो, ताश के पत्ते के साथ खेलते रहते हो, बस काम हम कुछ नहीं करते, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्या है, फॉरेन कंपनी है ये? नहीं। तो फॉरेन कंपनी वो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एज वेल एज इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। समझ आ गई बच्चों बात? वेरी गुड, चलो बस इतना ही था फॉरेन कंपनी। आसान है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में लिखो बेटा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज with charitable object, formation of company with charitable objects। बेटा इसमें सेक्शन लिखो, सेक्शन 8। हाँ जी, एनपीओ बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। शुरू करें? लिखो बेटा, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with formation of companies, deals with formation of companies which are formed, which are formed to promote, which are formed to promote charitable object, which are formed to promote charitable object of commerce, comma art, comma science, comma art, comma science, comma sports, comma education, comma sports, comma education, comma research, comma social welfare, comma social welfare, comma religion, comma charity, comma religion, comma charity, comma protection of environment, protection of environment, एक्सेट्रा। दूसरा, प्रोहिबिशन
on declaration of dividend. Third, apply its profits for promoting the object, for promoting the object. आगे लिखो. For section 8 company, company has to obtain license. Company has to obtain license from central government. Company has to obtain license from central government. Company has to obtain license from central government. आगे लिखो. Once license is issued, once license is issued, company can commence section 8 activity. Company can commence section 8 activities without addition of the word, without addition of word limited or private limited at its end. Limited or private limited at its end. आगे लिखो. Company shall enjoy same privileges. Company shall enjoy same privileges and obligations. Same privileges and obligation as of limited companies. As of limited companies. Next लिखो. Central government may by order revoke the license. Central government may by order revoke the license of the company. Revoke the license of the company where company contravenes, where company contravenes any provisions, any provisions of this section, where company contravenes any provisions of this subsection. दूसरा, company contravenes the conditions subject to which license was issued. Subject to which license was issued. Third, where the affairs of the company, where the affairs of the company, where the affairs of the company
are conducted fraudulently, are conducted fraudulently, are conducted fraudulently. Next, violating to object of company, violative to object of the company, violating to object of the company. लिख लिया बच्चों, आगे लिखो। Where a license is revoked, where a license is revoked, where a license is revoked, CG may in public interest, central government may in public interest order that, central government may in public interest order that, may in public interest order that company registered under this section, company registered under this section should be amalgamated, should be amalgamated with another company, should be amalgamated with another company registered under this section, registered under this section, having similar object, having similar objects, or may order for wind up, or may order for wind up. लिख लिया बच्चों, हो गया बेटा। सुनो ये लिखो बेटा, फिर समझाता है कि करके। हो गया जी। अब सुनो ध्यान से, कंपनी कौन सी मुझे बताना जरा। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती। पहले बात तो बता दूं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक ही है, बस आप लाइसेंस ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से। दोबारा क्लियर कर दूं, आपकी कंपनी कौन सी है? या तो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आपकी कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड। बट आप लाइसेंस ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, रजिस्ट्रार से। किस चीज का? सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस होता क्या है? आपके ऊपर बेटा कुछ ऑब्जेक्ट बता रखे हैं सेक्शन 8 में कि आप ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपका मोटो वेलफेयर करना हो जाएगा, आपका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट आएगा आप दोबारा से उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर भी अपने मेंबर को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। नॉर्मल कंपनी में प्रॉफिट आता है, वो क्या करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट आएगा तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा? पैसा दोबारा री इन्वेस्ट कर देगी। तो ये इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना नहीं। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? पब्लिक वेलफेयर। क्या नाम है इसका? अब बेटा ये सेक्शन 8 कंपनी बनाकर आप पब्लिक वेलफेयर कर सकते हो। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको पहले कंपनी बनानी है और साथ में क्या करना है? लाइसेंस लेना है। क्या लेना है बेटा? लाइसेंस। देखो
सेक्शन 8 में हम बात करेंगे उन कंपनीज की बात करेंगे विच आर फॉर्म टू, हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो बेटा बनाई गई है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, लाइक कॉमर्स, लाइक आर्ट, लाइक साइंस, लाइक स्पोर्ट्स, लाइक एजुकेशन, कॉमर्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आप चुन सकते हो, एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई और भी चुन सकते हो, लाइक जेंडर इक्वालिटी करने के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी जो आज भी चलती है उसको क्या करने के लिए, इक्वालिटी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आप कोई भी इसमें से एक ऑब्जेक्ट, आप जैसे बात करें स्पोर्ट्स की, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमी है जो क्या है बिना किसी फीस के क्या करती है, वो ट्रेन करती हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बिना किसी फीस के पढ़ाते भी हैं। तो ये क्या है बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है। दूसरा, इनके ऊपर बेटा प्रोहिबिशन होती है कि ये क्या नहीं करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। लॉजिकल सोचो, अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कम कर रहे हैं। जब प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंबर को बांट दी इन्होंने सारी डिविडेंड के तौर पर, तो वेलफेयर कहां से कर पाएंगे। वेलफेयर तो हमें पब्लिक का करना है, मेंबर का थोड़ी करना है। वेलफेयर किसका करना है, हमें पब्लिक का करना है। तो बेटा इसलिए जरूरी है कि भैया इन कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन लगाओ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की, कभी भी अपने मेंबर को डिविडेंड ना बांटे। तीसरा, जो भी कमाए दोबारा से क्या करे बेटा, उस प्रॉफिट को लगा दे उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। आगे बात समझ। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है तो बेटा आप क्लिक कर जाओगे। ये मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की बात कर रहा हूं। आपने बहुत सारी एनजीओ सुनी होंगी, सोसाइटी सुनी होंगी, है ना, एनजीओ सुनी होंगी। और दूर मत जाओ, आपने सुना होगा सोनू सूद फाउंडेशन है। सोनू सूद की फाउंडेशन है जो क्या करता है, हेल्प करती है। आप सोनू सूद को ट्वीट करिए, अगर आपका जेन्युइन कॉज है वो वेरीफाई करेंगे, जेन्युइन कॉज है तो आपको हेल्प करेंगे। आपको पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, पढ़ने के लिए पैसा देंगे। अगर आपके पास खेती के लिए ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर देंगे। आप देखा होगा ट्वीट कई सारे उनके मदद की है। ऐसे सलमान खान की बीइंग ह्यूमन एक चलती है बेटा एनजीओ। तो कहने का मतलब ये सब का ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ट्रस्ट बना रहा है, कोई सोसाइटी बना रहा है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, जिनका पर्पस क्या है, वेलफेयर करना। क्या पर्पस है बेटा, वेलफेयर करना। आ रही बात समझ। अच्छा, आप इंडिविजुअल क्यों नहीं कर रहे हेल्प, आप खुद भी तो कर सकते हो अपने आप। सिंगल पर्सन भी तो क्या कर सकता है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर सकता है, वेलफेयर। सुबह सुबह जेब में क्या करो, 2-4 लाख रुपए डालो, निकल जाओ रोड पर, जो मिले उसकी मदद करते चलो। ये भी तो हो सकता है। बताओ, आप सिंगल कितने ही लोग कुछ कर लोगे मुझे बताइए। सिंगल आप ज्यादा नहीं कर पाओगे वेलफेयर, आप कर पाओगे बट जितने मास लेवल पर होना चाहिए उतने लेवल पर नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई एंटिटी बना देंगे, जैसे कंपनी बना दी, तो आपने सुना होगा बेटा डोनेशंस लेते हैं। आप सोसाइटी वगैरह देखते हो बेटा क्या लेते हैं, डोनेशंस। जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना क्या करेंगे, कैपिटल भी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएंगे, तो उससे फंड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसलिए एंटिटी बनाना फायदेमंद है। 3 बातें बताओ, मैंने क्या क्या बताया। ये सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होगा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होगा, आइदर टू प्रमोट साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी और हो सकता है। इसके अलावा इनके ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की प्रोहिबिशन है। थर्ड, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे दोबारा से अप्लाई करेंगे उसी बिजनेस में। आगे बात समझ। अब ये सेक्शन 8 कंपनी को बेटा ऑपरेट करने के लिए कंपनी हैज टू ऑब्टेन लाइसेंस। कंपनी को क्या लेना पड़ता है बच्चों, लाइसेंस। एंड वंस लाइसेंस इज इशूड, एक बार इसको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस, कंपनी कैन कमेंस सेक्शन 8 एक्टिविटी विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। याद करो बेटा, प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट के लिमिटेड। इनको नहीं लगाना पड़ता बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी इनको एग्जम्पशन दे रखी है। नेक्स्ट, कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड सेम ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। कह रहा है जो लिमिटेड कंपनी के ऊपर क्या आती है, प्रिविलेजेस आती हैं, और इसके अलावा जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है, वो प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन क्या रहेंगी आपके ऊपर, सेम रहेंगी। आगे बात समझ। एक बात बताओ, लाइसेंस दिया किसने था, सीजी ने। सीजी कहता है मैं लाइसेंस वापस भी ले सकता हूं। रिवोक मतलब क्या होता है, वापस लेना। लाइसेंस करा, इश्यू करा था, लाइसेंस वापस भी ले लूंगा। कब, 4 केस में। पहला केस, जहां पर कंपनी कॉन्ट्रावीन कर रही है दिस सेक्शन बोले तो सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट को उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। सर क्या हो सकता है 8 की रिक्वायरमेंट को डिफॉल्ट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर डिविडेंड बांट दिया,
एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर दिया, डिविडेंड बांट दिया, तो सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, कॉन्ट्रावीन कर दिया। क्या कर दिया, जैसे ही पता लगा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 हो चुका है, लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक। दूसरा, कंपनी कॉन्ट्रावीन द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वाज इशूड, या फिर जिस कंडीशन के बेस पर क्या दिया गया था लाइसेंस, वो कंडीशन ही आपने वॉयलेट कर दी। कभी आपने देखा होगा बेटा, कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है, उसको बेल मिलती है। जब बेल मिलती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस होती है कि जब जब हम बुलाएंगे तब तब आना पड़ेगा, होता ना, सुना होगा आपने, फिल्मों में देखा भी होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन बेल ग्रांट होती है। ऐसे लाइसेंस भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, वो कंडीशन कंपनी को कंप्लाई करनी है। अगर कंडीशन कंप्लाई कंपनी नहीं करती, फेल हो जाती है, लाइसेंस जो इशूड था वो लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक्ड। थर्ड, वेयर अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडलेंटली, कंपनी काम किस तरह से कर रही है, फ्रॉडलेंटली काम कर रही है, अगेन बेटा लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक्ड। और कंपनी वॉयलेट कर रही है अपने ऑब्जेक्ट को, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, कंपनी वो ना करके कुछ और कर रही है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अपने वॉयलेट कर रही है। इन 4 ग्राउंड पर लाइसेंस कौन रिवोक करेगा बेटा, सीजी रिवोक कर देगी। वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड, वन से लाइसेंस इज रिवोक्ड, एक बार बेटा क्या हो जाता है, लाइसेंस रिवोक हो जाता है। सीजी में इन पब्लिक इंटरेस्ट, सीजी क्या कर सकता है बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर दैट की जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सेम ऑब्जेक्ट और सिमिलर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस बेटा रिवोक हुआ तो सीजी चाहे तो आपकी कंपनी को उठाकर किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज कर देगा, अमलगमेट कर देगा जो कहां बनी हुई है, सेम ऑब्जेक्ट के साथ सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। और चाहे तो आपकी कंपनी को क्या कर सकता है, वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करके वाइंड अप भी कर सकता है। ये बात समझ आई लास्ट वाली। ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्या है, रेवोकेशन। आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेवोकेशन, कि भैया कौन सी रिवोकेशन हो गया लाइसेंस का, सीजी अब क्या कर सकता है, उस कंपनी को दूसरी किसी कंपनी के साथ अमलगमेट कर सकता है जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। चाहे तो सीजी क्या कर सकता है, उसको वाइंड अप भी कर सकता है। ओवर बेटा सेक्शन 8 कंपनी। देखो बेटा आप पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन, अब जितना आपके सिलेबस में उतना ही बताया जा रहा है। जब आप सीए इंटर में जाओगे तो यही सेक्शन पे 2 घंटे लग जाएंगे बताने में, इतना कुछ है बताने को। लाइसेंस कैसे लिया जाता है, अथॉरिटी कौन सी है, बहुत सारी इसमें एग्जम्पशंस हैं, इफ एंड बट है। बट वही जितनी हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट हम उतना ही पढ़ेंगे ना, अरे बोलो। तो जब यही प्राइवेट पब्लिक कंपनी जब सीए इंटर में पढ़ोगे, हालांकि मैंने टाइम डिवोट किया था अच्छा खासा, पर उससे डबल टाइम डिवोट हो जाएगा जब इंटर में आओगे, क्योंकि वहां बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है, तो मजा भी आएगा। यहाँ पर जितना गिवन है उतना बता रहा हूँ, ठीक है जी, बट 2 पैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा। चलो जी एक बार दोबारा से बताओ, सेक्शन 8 कंपनी क्या है, अरे वाह, सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ, बस इतना लिख कर आना है। याद मत करना कभी, एक असूल याद रखना है लॉ को पढ़ने का, याद नहीं करना चीजों को, बस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके माइंड में मेमोराइज कर लेना। लैंग्वेज को रटना मत, लैंग्वेज को मत याद करना, वो गलत हो जाएगा। लैंग्वेज को याद जहां आप करने बैठ जाओगे, कुछ डेफिनेशंस को डेफिनेशंस की लैंग्वेज याद की जा सकती है, पूरा लॉ याद नहीं करा जा सकता। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी याद करना हो, कुछ पॉइंट्स है बेटा, बस वो पता होना चाहिए। पहले बताओ, सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके जो प्रमोशन के लिए आती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और रिसर्च और एनी अदर ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, डिविडेंड के ऊपर, डिक्लेरेशन के ऊपर प्रोहिबिशन है। तीसरा पॉइंट, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे। 3 बातें याद हो गई। पहला ऑब्जेक्ट याद करना है, दूसरा डिविडेंड प्रोहिबिशन, तीसरा अप्लाइड प्रॉफिट, दोबारा से क्या करना है, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये सेक्शन 8 एक्टिविटी करने के लिए लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, सीजी का। सीजी का लाइसेंस बन गया, फिर लास्ट में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एग्जम्प्ट हो गए, नहीं लगाना। सीजी 4 ग्राउंड पर लाइसेंस वापस रिवोक भी कर लेगा। पहला, सेक्शन 8 की कंडीशन को वॉयलेट कर दिया, जिस कंडीशन पर लाइसेंस दिया था उन कंडीशंस को वॉयलेट कर दिया। तीसरा, कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडलेंटली मैनेज हो रहे हैं। और फोर्थ, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है। 4 ग्राउंड्स पर सीजी क्या कर लेगा, दोबारा से लाइसेंस रिवोक। वंस लाइसेंस इज रिवोक, 3 इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, 2 इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। सीजी चाहे तो उसको क्या कर सकती है, अमेलगमेट कर सकती है ऐसी कंपनी के साथ जिसका क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाइंड अप कर सकती है। बताओ याद हुआ, समझ के साथ याद भी होगा।
बेटा लैंग्वेज मत याद करना, कोई भी कुछ मर्जी कह दे, मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो लैंग्वेज। और अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है लैंग्वेज याद करनी है तो ओपन है बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे एक्ट है, तुम पढ़ के दिखा दो, याद करके दिखा दो लैंग्वेज, अगर हो सकती हो तो। पॉसिबल ही नहीं है तुम लैंग्वेज याद कर लो, तुम प्रोविजन को क्या करोगे, बस मेमोराइज करोगे, जो मेन मेन की पॉइंट है, मेन मेन की पॉइंट है उसको मेमोराइज करोगे, रट्टा मत मारना शुरू कर देना इसकी। आगे बात समझ। चलो जी, एक और कंपनी हमने कवर कर ली, कौन सी? सेक्शन 8। आज की क्लास में दो कंपनी होगी, पहली बताओ कौन सी थी? फॉरेन कंपनी। दूसरी कौन सी थी? सेक्शन 8। अब सुनो बेटा, डोरमेंट कंपनी के बारे में लिखो, डेफिनेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन बढ़ा रहा हूं, उसका टॉपिक तो बहुत बड़ा है बच्चों। लिखो बेटा, वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड, where a company is formed and registered, where a company is formed and registered under this act, under this act, for a future project or to hold an asset, or to hold an asset, or intellectual property, or intellectual property, and has a, and has no significant, and has no significant accounting transaction, and has no significant accounting transaction. Such a company or inactive company, such a company or inactive company may make application to registrar, may make application to registrar for obtaining the status of, for obtaining the status of a dormant company, for obtaining the status of a dormant company. आगे लिखो बेटा, इनएक्टिव कंपनी के बारे में लिखो। इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी inactive company means a company which has not been carrying, which has been not been carrying on any business or operation, which has not been carrying on any business or operation, or has not made, or has not made any significant accounting transaction, has not made any significant
accounting transaction during last 2 financial year. During last 2 financial year, or has not filed, or has not filed financial statement and annual return during last 2 financial year. During last 2 financial year. During last 2 financial year. लिख लिया? सर एफएस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। डन। अब सुनो ध्यान से। अब जो बेटा हम कंपनी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या एक बार जरा बताएंगे? डोरमेंट। बेटा इसके बारे में थोड़ा सुन लो पहले, फिर समझ आएगा। कई बार क्या होता है हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवा लेते हैं। कई बार क्या होता है हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं। और होता क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन से, हमें ऑब्जेक्ट हमारा अभी नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा फ्यूचर का है। हम बिजनेस कब शुरू करेंगे? फ्यूचर में। अब लॉ मेकर कंपनीज एक्ट में एक बात बोलता है, सुनना ध्यान से। लॉ मेकर कहता है कंपनी बन गई और अगर आप बनने के 1 साल तक बिजनेस कमेंस नहीं करते तो हम आपको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ मतलब डिसॉल्व कर देंगे। आपने आज तक वाइंडिंग अप सुना होगा बेटा। वाइंडिंग अप का एक और बेटा, वाइंडिंग अप के अलावा एक और प्रोसेस है जिससे कंपनी को डिसॉल्व करा जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ। रजिस्ट्रार कहता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, बट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर बिजनेस नहीं करती हम उसको क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। बट आपको कंपनी आज बनानी है, बट ऑब्जेक्ट कब आपका? फ्यूचर में। आप बोलोगे सर हम फ्यूचर में बना लेते हैं। अगर हम आज कंपनी बनाएंगे, काम नहीं करेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, तो आरओसी हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। और मैं कह रहा हूं नहीं मुझे आज ही बनानी है, तो आप बोलोगे सर ऐसी क्या चुलबाजी जो आज ही बनानी है? तो कारण है बेटा इसके। हो सकता है आज गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर लैंड दे रही है। क्या दे रही है? सब्सिडाइज रेट पर लैंड दे रही है कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को। अब मैं अगर कंपनी आज नहीं बनाऊंगा, 2 साल बाद मेरे को काम करना है, 2 साल बाद कंपनी बनाऊंगा, तो जो सब्सिडाइज रेट पर लैंड मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। दूसरा, मेरी कंपनी का नाम है, अगर मैं उसको आज रजिस्टर्ड नहीं करवाऊंगा, हो सकता है 2 साल में कोई और नाम यूज कर ले, वो वाला वो नाम नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा ट्रेडमार्क है, अगर उसको मैंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, 2 साल में कोई और क्या करवा लेगा, 2 साल के अंदर कोई और रजिस्टर्ड करवा लेगा। हो सकता है मेरी कोई इन्वेंशन है, इन्वेंशन पे मिलता है पेटेंट, तो मेरा पेटेंट कोई और रजिस्टर्ड करवा लेगा। ये कुछ कारण है, आपको लगता है नहीं ये रजिस्ट्रेशन अभी होने चाहिए, और कंपनी बनाकर जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाकर नाम रिजर्व कर लेते हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सिक्योर्ड कर लेते हैं चीजों को। काम कब शुरू कर लेंगे? फ्यूचर में। इसके लिए कॉन्सेप्ट लाएगा डोरमेंट कंपनी का। अब सुनो क्या करना है। डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कंपनी बनाइए, आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर लिया, बट आपका ऑब्जेक्ट कब है? फ्यूचर का। आप एक एप्लीकेशन दीजिए आरओसी को, और आरओसी को बोले कि मैं डोरमेंट कंपनी का लाइसेंस दे दो। क्या दे दो? देखो आपकी कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक, कोई भी हो सकती है, और आपने बनाने के बाद, बट आपका बिजनेस अभी नहीं है। बिजनेस कब है आपका? फ्यूचर का। तो आप खुद अप्लाई करोगे किसके पास? आरओसी के पास, कि हमें कौन सा लाइसेंस दे दो? डोरमेंट का लाइसेंस दे दो। आरओसी आपको डोरमेंट का लाइसेंस देगा। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, आप आराम से शांति से बैठिए, और आपको जितने साल का लाइसेंस मिला है, 2 साल का, 3 साल का, आप दोबारा से जैसे वो पीरियड खत्म होगा आप दोबारा से क्या करिए? इनएक्टिव से फिर एक्टिव हो जाइए, काम शुरू करना शुरू कर दीजिए। बट अगर आप वो लाइसेंस नहीं लोगे और आरओसी को पता लग गया आपकी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, ऑपरेशन नहीं कर रही, तो आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देता। ये लाइसेंस लेने से क्या होगा? आपकी कंपनी कंटिन्यूअसली चल भी रही है और आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ भी नहीं हो रही, और आप काम भी नहीं कर रहे, आराम से बैठे हो। अरे बोलो। तो ये लाइसेंस लेना पड़ता है हमें। क्या लेना पड़ता है? अब सुनो ध्यान से, एक एक वर्ड समझना।
वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, जहां पर कंपनी बनी किसके लिए है, मतलब आज का प्रोजेक्ट नहीं है, क्या है, फ्यूचर का। और टू होल्ड एन एसेट, बट कंपनी चाहती है क्या होल्ड कर ले, एसेट होल्ड कर ले, आज ही कोई लैंड वगैरह खरीद लेते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है बेटा ये मूवेबल, एक इमूवेबल। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से आई है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से क्या आता है, जैसे हमारी कोचिंग का बेटा लोगो है AAC, आप देखते हो हर जगह पर आपकी बुक्स वगैरह में हर जगह पे क्या होता है, एक लोगो बना हुआ है, वो हमारा ट्रेडमार्क है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, किसी कोई और यूज नहीं कर सकता। मर्सिडीज का उल्टा वाई कौन सी प्रॉपर्टी है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। टोयोटा का T ये उसकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ऑडी के 4 छल्ले ये क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। भाई मेरी बात समझ रहे हो। तो आप कोई एसेट होल्ड करना चाह रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना चाह रहे हो, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और आपके यहां पर क्या नहीं होगा, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये सच एक कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, वो कंपनी जिसका दूसरा नाम क्या है, इनएक्टिव कंपनी, मे मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। वो कहां जा सकती है, रजिस्ट्रार के पास, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। कौन सा स्टेटस लेने के लिए, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस इनएक्टिव कंपनी को मिलता है। बताइए सही बात है गलत बात है। अब सवाल उठता है कि सर ये इनएक्टिव कंपनी होती क्या है, जो 3 पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर फुलफिल कर दे वो कंपनी कौन सी है, इनएक्टिव। और वो इनएक्टिव कंपनी किसका लाइसेंस ले सकती है, डोरमेंट। पहला, ए कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, जो क्या नहीं कर रही, कोई बिजनेस कोई ऑपरेशन कोई काम नहीं कर रही, कंपनी तो बना ली, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। दूसरा, या फिर और का मतलब क्या होता है, या अथवा, मतलब या तो ये या फिर ये। दूसरा पॉइंट, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 साल से कंपनी में यहां पर क्या नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। हर साल कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है ROC को। और अगर पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न किसको फाइल नहीं हुआ, ROC को फाइल नहीं हुआ। इन तीनों पैरामीटर में से जिस भी पैरामीटर में आप फॉल कर जाओगे, आपकी कंपनी क्या मानी जाएगी, इनएक्टिव। 3 पैरामीटर में से पहला पैरामीटर क्या था, आपकी कंपनी कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही। दूसरा, पिछले 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल से फाइल नहीं करी। तीनों में से एक भी पैरामीटर में आ गए तो आप इनएक्टिव कंपनी हो। वो इनएक्टिव कंपनी किसको एप्लीकेशन दे दे, ROC को। और ROC से कौन सा स्टेटस ले ले, डोरमेंट कंपनी वाला। अब सुनो, इतना ही लिखा है, अब कुछ बातें मैं और बता देता हूं जो आपकी बुक्स में नहीं है। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस 5 साल के लिए मिलता है मैक्सिमम। ROC मैक्सिमम कितने साल के लिए स्टेटस देता है, 5 साल के लिए। दैट मींस विद इन 5 years कंपनी हैज टू कन्वर्ट बैक टू एक्टिव। कंपनी को दोबारा इनएक्टिव से क्या होना पड़ेगा, एक्टिव। इन केस कंपनी इनएक्टिव से 5 साल में एक्टिव नहीं हुई तो बताओ क्या हो जाएगा, ROC स्ट्राइक ऑफ कर देगा। मैंने एक वर्ड बोला था, ROC क्या कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। आ रही बात समझ, नहीं आ रही बात समझ। एक बार जल्दी से बताओ, डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है बताओ, 455। और 455 में हमने क्या पढ़ा, डोरमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो बन तो गई है इस एक्ट में फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट कब क्या है, और आज वो क्या करेगी, एसेट होल्ड करेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। वो इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन दे रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार से लाइसेंस ले ले डोरमेंट कंपनी का। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स जो स्टेटस मिलेगा वो 5 साल है। अब ये इनएक्टिव कंपनी कौन सी, जो 3 पैरामीटर में से किसी एक पैरामीटर में फॉल कर जाए। पहला, जो बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, जो पिछले 2 साल से जिसके यहां पर क्या नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसके पिछले 2 साल से यहां पे क्या नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं है। तीनों में से हर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। कारण और लिखा है बच्चों, कारण क्या लिखा है, और लिखा है। ओवर बेटा 455। बेटा 455 को समझाने के लिए मैंने एक और टॉपिक समझाया आपको, कौन सा, स्ट्राइक ऑफ का, साथ साथ वो भी समझा आपको स्ट्राइक ऑफ का।
हालांकि इतना नहीं है डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी में बहुत सारी बातें हैं, बट अगेन हमारे सिलेबस में कितना है, इतना ही चाहिए। अरे बात समझ। बेटा एक बात बताओ, तुम जितना सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये पढ़ते हो, ये 3 लॉ पढ़ते हो, और इसके बाद कंपनीज एक्ट और एलएलपी दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। ये 3 एक्ट वो वाले हैं जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले बने हो, अगर आप गौर करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, सोगा बना है 1930, पार्टनरशिप बना 32। ये बेटा कब से बने हुए हैं, इंडिपेंडेंस से पहले, और आज तक बेटा कभी अमेंड नहीं हुए, कभी चेंज नहीं हुए। मतलब आप भी पढ़कर हमसे पढ़ाना चाहो ना, कि आप भी पढ़ा सकते हो, बिकॉज आज तक जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। और आगे जाकर बेटा उन एक्ट का रेलिवेंस आता है कमर्शियली, बट उतना नहीं मैं बोल सकता जितना कॉर्पोरेट लॉ का रेलिवेंस है। सो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने आपको बताया था आप 2 तरह के काम रिसीव करोगे। कौन कौन से काम रिसीव करोगे? 2। एक तो कौन सा रिसीव करोगे काम आप, टैक्सेशन अकाउंटिंग का काम तो आएगा आएगा आपके पास। दूसरा कॉर्पोरेट लॉ का काम भी आपके पास बहुत आता है बच्चों। आ रही बात समझ? तो मेक श्योर जो आप पढ़ रहे हो, और आप गौर करो बेटा, ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना? एक तो कारण इंटरेस्टिंग है, दूसरा कारण मैं भी हूं शायद पहला कारण हूं मैं। तो ये लॉ बेटा क्या है, जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हो, अभी तो शुरुआत है, इंटर में जाकर आप बहुत इसको डिटेल में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से मजा आएगा। पहले फाइनल में भी था, अब तो फाइनल से इसको हटा दिया गया। ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें आए दिन चेंजेस भी आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स भी आती रहती है, आपको अपडेट होना पड़ता है। कॉर्पोरेट लॉ में आपको आए दिन अमेंडमेंट्स आती हैं, आए दिन अपडेट होना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और सोगा, ये तो क्या है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने पढ़ा था आज वो स्टूडेंट पढ़ा भी रहा होगा तो वैसे ही पढ़ा रहा होगा जो उसने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उतना ही है जितना उसने पढ़ा था। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने के लिए जब मैं पास आउट हुआ था, मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था। ये 2013 में आता, उससे पहले मेरे एग्जाम क्लियर हो गए थे। अब ये 2013 वाला लॉ पढ़ाने के लिए हमने खुद ने क्या करा, ये लॉ पढ़ा। और आए दिन बच्चों क्या होती रहती है, अमेंडमेंट्स आती रहती है। अभी शायद मैं आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर कितनी बताई थी, 20 करोड़। साथ में ये बताया था कि वो 2 करोड़ 4 करोड़ हो गया यार, और 40 करोड़ हो गया। आए दिन अमेंडमेंट्स, अब आपके एग्जाम में वो एप्लीकेबल नहीं है, वो बात अलग है, बट आए दिन अमेंडमेंट्स आती रहती है। अरे बात समझ? तो आपको इन लॉज में बड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज आए दिन कोई ना कोई सर्कुलर, कोई ना कोई नोटिफिकेशन। जैसे आप इंटर में जाओगे तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट आएगा, इनकम टैक्स वो बड़ा रेलिवेंट होगा, बड़ा आपकी लाइफ के लिए, बड़ा एक बहुत ही मेन, अगर मैं बोलूँ आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लॉ होगा इनकम टैक्स लॉ। और वैसे ही आपका क्या होगा, कॉर्पोरेट लॉ इंपॉर्टेंट होगा। आप दोनों में गौर करना, हर साल हर दिन क्या होती है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती ही आती है। अगर आपका एक अटेम्प्ट स्किप हो जाए और अगले अटेम्प्ट में आपको एग्जाम देना हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती है, पिछली बार जो से लेकर इस बार में जो चेंजेस आए वो पढ़ने पड़ते हैं। आ रही बात समझ? आगे बढ़े। कितनी कंपनीज होगी बताओ? 3। अभी कौन कौन सी आज कंपनी पढ़ ली? पहली फॉरेन कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा डॉर्मेंट। 2 कंपनीज बच्चों बच गए, फिर टाइप ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या? नहीं, मैंने ये नहीं बोला डोरमेंट कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करते, मैंने बोला कंपनी स्ट्राइक ऑफ से बचने के लिए डोरमेंट कंपनी का लाइसेंस लेती है। नहीं नहीं, अलग अलग है। वाइंडिंग अप इज ए लेंदी प्रोसेस, वाइंडिंग अप में बहुत टाइम लगता है, स्ट्राइक ऑफ में टाइम नहीं लगता। स्ट्राइक ऑफ उसका शॉर्टर वर्जन है, ईज वर्जन है उसका। फर्क है दोनों में। वहां पर क्या होता है, वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उसमें लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप में क्या होता है, एसेट को रिलाइज करा जाएगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करा जाएगा, उसका पूरा लॉ में प्रोसीजर गिवन है। स्ट्राइक ऑफ शॉर्टर वर्जन है उसका, जिसमें क्या होता है, सारा जो प्रोसेस है उसमें समय लगता नहीं है। अब स्ट्राइक ऑफ 2 चीज तरह से होता है, एक तो बाय ऑर्डर, एनसीएलटी ऑर्डर, और एक आप खुद कर लेते हो। और जिन कंपनीज को वो लॉन्ग रूट से नहीं जाना, उन कंपनीज को क्या करना है, इस शॉर्ट रूट से स्ट्राइक ऑफ से चले जाना है। और दोनों ही केस में कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। एक और तरीका है डिसोल्यूशन का जो आपको नहीं पता, अमलगमेशन। पता है ये वाली बात?
अगर वीआई वाला, यस, वोडाफोन आइडिया दोनों क्या हो गए, अमलगमेट हो गए, मर्ज बोल दो, अमलगमेट बोल दो, और नई एंटिटी क्रिएट होगी वीआई। तो तीन तरह से कंपनी क्या होती है, डिसॉल्व होती है, स्ट्राइक ऑफ, वाइंड अप और अमलगमेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो बेटा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लिखो बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सेक्शन 2 क्लॉज 72। सेक्शन 2 क्लॉज 72। बातें मत करो बेटा, लिखो द फॉलोइंग्स द फॉलोइंग्स इंस्टीट्यूशन, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन are following institutions are regarded as public financial institution. First, life insurance corporation. Second, infrastructure development finance company limited. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। थर्ड लिखो, थर्ड, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फोर्थ, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन specified by central government under section 465। और फिफ्थ, such other institutions as may be notified by CG, as may be notified by central government, in consultation with RBI. In consultation with RBI। आगे लिखो, condition for an institution to be notified as a public financial institution। पहला पॉइंट, institution has been established under any central act or state act और सेकंड पॉइंट लिखो, नोट लेस देन
51% of the paid up share capital is held or controlled by is held or controlled by is held or controlled by CG और SG और पार्टली बाय CG और SG ओवर बेटा। लिख लिया? देखो हेडिंग पढ़ना बच्चों, क्या लिखवाया मैंने। एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कुछ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पहला LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्या है ये? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सेक्शन 2 क्लॉज 72 में बोला गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरा UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फोर्थ, अब फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, कह रहा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको कौन स्पेसिफाई कर दे? CG। नाम नहीं बताया, कह रहा किसी को भी CG क्या कर सकता है? स्पेसिफाई कर सकता है। फिफ्थ कह रहा या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको नोटिफाइड कर दे कौन? CG। अकेला नहीं, इन कंसल्टेशन विद RBI, किसके साथ मिलकर? तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बताया, बस पावर दी गई है CG को। फोर्थ में पावर दी गई CG को कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हो? PFI डिक्लेयर कर सकते हो, नोटिफाइड कर सकते हो। और फिफ्थ में पावर दी गई है आप अदर इंस्टीट्यूशन को भी क्या डिक्लेयर कर सकते हो? PFI। किसके साथ मिलकर? अब सवाल उठता है फोर्थ और फिफ्थ में कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जिनको नोटिफाई करा जाएगा? तो नीचे हेडिंग देखो बेटा क्या लिखे, कंडीशन फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI। पहला कह रहा है ये वो इंस्टीट्यूशन होंगे जो एस्टैब्लिश करेंगे किसी सेंट्रल एक्ट में, किसी स्टेट एक्ट में। वो इंस्टीट्यूशन है जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? किसी सेंट्रल लॉ में बनाए गए हैं या फिर किसी स्टेट लॉ में, खुद सरकार द्वारा वो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। या फिर वो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसकी 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या पार्टली दोनों के पास थोड़ी थोड़ी है। समझ आई बात? तो फोर्थ और फिफ्थ में जिन इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करने की बात की जा रही है वो कौन से इंस्टीट्यूशन है? वो इंस्टीट्यूशन है जिनको बेटा कौन नोटिफाई करती है? CG। और वो है कौन से इंस्टीट्यूशन? पहला वो इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश कहां हुए? सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट। दूसरा वो इंस्टीट्यूशन जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। उन्हीं इंस्टीट्यूशन को CG नोटिफाई करती है एज PFI। अगर मैं बोलूं अभी तक एट प्रेजेंट PFI कितने बताओ? 3 बेटा। पहला LIC, दूसरा IDFC और नेक्स्ट UTI। बस 3 ही तो हुए। बाकी दोनों में तो क्या बोला गया है? पावर दी गई है CG को कि वो क्या कर सकते हैं? नोटिफाइड कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों बात? खत्म बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन भी। क्यों? अच्छा ये बेटा वो पावर दे रखी है इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड बाय CG अंडर सेक्शन 465। मतलब CG को पावर दे रखी है कि वो नोटिफाई करेगा इंस्टीट्यूशन को। किस सेक्शन में? 465 सेक्शन में। 465 सेक्शन में CG के पास पावर है। आ रही बात समझ कि वो नोटिफाई कर सकता है। और पूछो। डन? आगे बढ़ो बेटा। लास्ट डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन ऑफ निधि कंपनी। डेफिनेशन ऑफ निधि कंपनीज, सेक्शन 406 लिखो बेटा। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स ए कंपनी, मीन्स ए कंपनी
विच द सीजी में by notification, which the CG may by notification in the official gazette. In the official gazette declares to be a nidhi. Declares to be a nidhi. और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. बस ये मजाक करा है इंस्टीट्यूट ने, तुम्हारे साथ कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसे लिख कर दे दिया. क्या निधि क्या होती है? निधि कंपनी मतलब या उसका दूसरा नाम क्या? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको सीजी क्या करेगी? नोटिफिकेशन देकर डिक्लेयर कर देगी कि ये निधि कंपनी है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी है. होती क्या ये नहीं बताया. मतलब निधि कंपनी क्या होती है ये नहीं बताया, बस क्या बताया? वो कंपनी जिसको कौन नोटिफाई कर दे? सीजी नोटिफाई कर दे. अब निधि कंपनी के ऊपर बेटा प्रोविजंस बने हुए हैं, इसके रूल्स भी निधि रूल्स बहुत बड़े बड़े. थोड़ा बता दो निधि कंपनी क्या होता है. कुछ मेंबर मिलकर क्या करते हैं? निधि कंपनी बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब सुनो, निधि कंपनी अपने मेंबर से ही फंड्स लेती है और अपने मेंबर को ही फंड्स दे देती है. मतलब उनसे सब्सक्रिप्शन के तौर पर, फीस के तौर पर पैसा लिया, और जब किसी को लोन हुई तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे लोन दे दिया. तो टेकिंग डिपॉजिट, पैसा लिया भी किससे? मेंबर से, और दिया भी किसको? मेंबर को. अब जैसे बैंक में तुम जमा करवाते हो, आरडी एफडी करवाते हो, वैसे निधि में भी होता है बेटा. ये आप डिपॉजिट करवा दीजिए निधि पे, निधि उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देगी. कल को आपको लोन लेना निधि से, आप क्या कर सकते हो? लोन भी ऑब्टेन कर सकते हो. इसके लिए म्यूचुअल बेनिफिट बोला गया इसको, क्योंकि लिया भी आपसे गया और दिया भी आपको गया. किसी आउटसाइडर के साथ डील नहीं करती, सिर्फ किसके साथ डील करती है? मेंबर्स के साथ. ओवर बेटा, डेफिनेशन पार्ट ओवर हो चुका है ये. सर ऑफिशियल के बाद क्या लिखा है? ऑफिशियल गैजेट बेटा. वो बेटा सोसाइटीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में थोड़ा तो फर्क है ही. इसका ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसके रूल्स अलग है. तुमने पूरा थोड़ी पढ़ा, इसके रूल्स है बेटा. सोसाइटीज एक्ट में गवर्नड है, निधि कंपनी कंपनीज एक्ट द्वारा गवर्नड है. दो अलग अलग एंटिटी है, सेम नहीं होते ना बेटा, थोड़ा अलग है. हाँ जी, ये जाकर अब जाकर फाइनली आपकी क्या कंप्लीट हो गई है? डेफिनेशंस. हालांकि चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ पर पहुंच गया, अभी पार्ट बचा हुआ है. जैसे इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, एमओए एओए होता है ये पढ़ेंगे, मीटिंग्स होती हैं, कैपिटल्स होती हैं ये पढ़ेंगे. तो कुछ टॉपिक्स बचे हैं अभी. बट हमने एक कंपनी के टाइप, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, और देन हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे, और देन हमने फिर क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर आप गौर करो, सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा. सुनो बेटा, प्राइवेट कंपनी में आपने क्या पढ़ा था? जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, आपको रिवाइज हो जाएगा. प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में पढ़ा था आपने. प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल में 3 बातें हो: रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिट नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर, प्रोहिबिशन इन्विटेशन टू पब्लिक के ऊपर. लिमिट में 2 प्रोवाइजो थे: जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल शेयर होल्डर मानना, और प्रेजेंट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय को 200 में काउंट नहीं करना. प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर है, डायरेक्टर मैक्सिमम 15 है. ये प्राइवेट कंपनी थी. पब्लिक कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. दूसरा, उस पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है प्राइवेट, वो भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी. और मिनिमम मेंबर 7 है, मिनिमम डायरेक्टर वहां पर 3 है. ओपीसी क्या था? एक ऐसी कंपनी थी जिसमें एक ही पर्सन था एज मेंबर, और ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है. वो पर्सन मेंबर बनेगा जो नेचुरल है, रेजिडेंट है और सिटीजन है. रेजिडेंट के लिए 1 कितने था? 120 डेज का क्राइटेरिया था. बट बाद में आपको मैंने बताया था एनआरआईज भी अलाउड हो गए हैं ओपीसी बनाने के लिए. एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी बनेगा और एक ही ओपीसी मेंबर बनेगा, एक से ज्यादा में नहीं बनेगा. ओपीसी कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं करेगी, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, किसी कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेगी. एनबीएफसी एक्टिविटी ओपीसी नहीं करेगी. ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट भी नहीं होगी. स्मॉल कंपनी पढ़ा. स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़ और टर्नओवर अप टू 20 करोड़ तक है. और ये स्मॉल कंपनी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, और ऐसी कंपनी स्पेशल एक्ट द्वारा रेगुलेटेड है.
यही था। फिर हमने पढ़ा होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 2 क्लॉज 87। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन दो तरह से आता है। पहला, एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, और कैसे कंट्रोल होता है, जहां पर एक कंपनी अपॉइंट कर पाए या रिमूव कर पाए मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑल डायरेक्टर्स। दूसरा, कंपनी कंट्रोल कर रही है, होल्ड कर रही है 50% या उससे मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। मैक्सिमम लेयर 2 अलाउड है। सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी है, और कंपनी का मतलब कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। याद है ये। फिर एसोसिएट कंपनी पड़ी। एसोसिएट कंपनी वो होती है एक ऐसी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब या तो 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर उस कंपनी के पॉलिसी बनाता है, या उस कंपनी के बिजनेस डिसीजन लेता है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी। बट वो एसोसिएट कंपनी जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। इंक्लूड जॉइंट वेंचर, क्या हो सकती है, जॉइंट वेंचर हो सकती है। ये एसोसिएट कंपनी में पढ़ा था। फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 में पढ़ी। गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसमें गवर्नमेंट 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो खुद होल्ड कर रही है, या उस गवर्नमेंट कंपनी के आगे कोई सब्सिडरी है, तो वो जिसमें गवर्नमेंट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे वो गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा उस गवर्नमेंट कंपनी के आगे कोई सब्सिडरी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी। फिर आज पढ़ा हमने पहली कंपनी कौन सी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी है, जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट और इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, और इंडिया में क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी ओवर। फिर क्या पढ़ा, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो सीजी से लाइसेंस लेती है ऑपरेट करने के लिए। लाइसेंस के बाद विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके ऊपर नहीं लगता। सीजी लाइसेंस दे दिया, आप ऑपरेट कर जाइए, और आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये हो सकता है। आपके ऊपर प्रोहिबिशन है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। तीसरा, प्रॉफिट को दोबारा से अप्लाई करोगे उसी बिजनेस में। सीजी 4 ग्राउंड पर लाइसेंस को रिवोक कर देगा। वंस लाइसेंस रिवोक, या तो आपको अमलगमेट कर देगा या फिर आपको वाइंड अप कर देगा। सेक्शन 8 ओवर। फिर क्या पढ़ा हमने, डोरमेंट कंपनी 455, ऐसी कंपनी जो बनी आज है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और आज को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बट एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। वो इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन दे रजिस्ट्रार को, डोरमेंट का स्टेटस ले। इनएक्टिव कंपनी 3 जो कंडीशन में से एक कंडीशन में फुलफिल हो जाए, फॉल कर जाए। पहली, जो बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही पिछले 2 साल से, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही, ओवर बेटा। उसके बाद पीएफआई, पहला एलआईसी पीएफआई है, आईडीएफसी पीएफआई है, यूटीआई है। फॉर वो इंस्टीट्यूशन जो सीजी नोटिफाई कर दे, वो इंस्टीट्यूशन जो सीजी आरबीआई के साथ नोटिफाई कर दे। अब कौन से इंस्टीट्यूशन है, पहला वो इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में बने हैं। दूसरा, वो इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। लास्ट, उसके बाद निधि कंपनी पड़ा। निधि कंपनी कौन सी, एक ऐसी कंपनी जिसको सीजी डिक्लेयर कर दिया एज निधि कंपनी। जितनी भी क्लासेस 5 क्लास हमने पढ़ी है, ये सब उसका समराइज था। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करता है इंडिया में क्यों इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ब्रांच खोल दो, जरूरी नहीं इनकॉर्पोरेट करना पड़े। और पूछो। देखो बेटा, हमने 5 क्लास लिए, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, चाहूं तो मैं बहुत स्पीड में जाकर खत्म करवा दे, बहुत स्लो चल रहा हूं, आराम आराम से चल रहे हैं। हमारी 4th 5th क्लास आज 6th है, और अभी हमने सिर्फ क्या कंप्लीट किया है, कुछ टाइम भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक चीज समझ रहे हैं, और कुछ मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना बच्चों, रिजल्ट कम इसलिए आता है, इम्पेशेंस है बच्चे। रिजल्ट कम क्यों आता है, हम प्रोफेशनल कोर्सेज का रिजल्ट पता है क्यों कम आता है, प्रोफेशनल कोर्स का, इम्पेशेंस बड़े, हमें रातों रात सक्सेस चाहिए, हमें रातों रात अमीर बनना है। होता क्या है, बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं है, लास्ट के 1 महीना हमें शॉर्ट नोट्स दे दो, हमें शॉर्ट रिवीजन कर दो, यूट्यूब रिवीजन मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अरे तुम 5 महीने अगर तुम ढंग से तमीज से कोचिंग में नहीं पढ़े, तो तुम 1 महीने की यूट्यूब रिवीजन से पास नहीं हो सकते, शॉर्ट नोट से पास नहीं हो सकते, शॉर्ट रिवीजन से पास नहीं हो सकते। जब तक तुमने इन डिटेल ना पढ़ाओ तब तक रिवीजन का कोई फायदा नहीं होता। बच्चे इम्पेशेंस है, बच्चों को चाहिए थोड़ा सा पढ़े और क्या हो जाए, पास। और टीचर लोग भी ऐसा कहते हैं कि भैया थोड़ा सा पढ़ लो क्या हो जाओगे, पास। बट रियलिटी है, थोड़ा पढ़ने से कोई पास नहीं हुआ, पढ़ना आपको पूरे 5 मिनट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा ही पढ़ना होता तो कोचिंग क्यों ले रहे थे, लास्ट में 15 दिन पढ़ लेते, क्यों पैसे दिए, क्यों। जहां पर आप इम्पेशेंस हो गए, जो बच्चे जल्दी सक्सेस चाहते हैं,
रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात क्या होना है, पास होना है, वो नहीं हो पाओगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हर एक चीज को आराम आराम से पकाना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा। 5 महीने की मेहनत आपकी रंग लाएगी, ना कि लास्ट की 1 महीने की मेहनत रंग लाएगी। 5 महीने जो आपने पढ़ा है, अकाउंट्स का सिलेबस तुम्हारे सीए फाउंडेशन में बहुत बड़ा है ना। मैथ्स का भी अच्छा खासा सिलेबस है तुम्हारा, लॉ का भी ठीक ठाक सिलेबस, ऐसा नहीं कम है। तो 5 महीने इतना बड़ा सिलेबस है यार, तुम इसको बोलो कि समराइज वे में हो जाए, जल्दी हो जाए। मैंने देखा है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं लास्ट मोमेंट पे आकर, जल्दी करना है, शॉर्ट नोट से करना है, कुछ भी नहीं होता बच्चों, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। जितना लेंदी वे में जाओगे उतना क्या होगा, उतना ही सक्सेसफुल रहोगे। जितना शॉर्टकट में जाओगे उतना नुकसान होगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 3 बच्चे पढ़ाए थे मैंने पहले बैच में, और आज 500 करीबन बच्चे हैं हमारी कोचिंग में टोटल मिलाकर हर लेवल पर। तो ये अब ये दिखता है कि 500 लेवल करीबन बच्चे, ये थोड़ी दिखेगा कि 7 साल से कर रहा हूं मेहनत, 7 साल से प्लस हो गए करते हुए, तब जाकर 500 प्लस हुए। पहली बार में कितने थे, 3 थे। दूसरी बार में पूरी ग्रोथ हुई 50-100% की, 7 बच्चे हो गए थे हैं, 7 बच्चे पढ़ाए। 1 साल तक तो ऐसे ही रगड़ा था अपने आप को, पर ये नहीं सोचा था। अब आज के टाइम पर टीचर लोग आते हैं, वो कहते हैं कितने बच्चे जॉब कर रहे हैं, कोई पर्सन जॉब कर रहा है और कह रहा है मुझे टीचिंग करनी है, और उनसे बोला जाएगा हाँ आपको बैच मिल जाएगा, तो उनका पहला सवाल होगा कितने बच्चे मिलेंगे। हम बोलेंगे 20, हम बोलेंगे 30, क्या नहीं हम तो कम से कम 50 पढ़ाएंगे। तुम 50 पढ़ा भी नहीं पाओगे, हम आपको दे देंगे तो पैर काम जाएंगे पहली बार पढ़ाने में। क्यों? अरे जितना कॉन्फिडेंटली मैं आज पढ़ा रहा हूं वो न्यू कमर पढ़ा पाएगा क्या? मैं तुम्हें बोल दूं स्टेज पर आकर बोल दो कुछ 10 मिनट, आप नहीं बोल पाओगे। हाँ बकवासबाजी करनी हो बात अलग है, हवाबाजी करनी हो, काम की बात करनी हो नहीं होगा। तो मैंने भाई 2-3 बच्चे पढ़ाए, 6 बच्चे पढ़ाए, 5 बच्चे पढ़ाए, तब मैं पूरा क्या नहीं था, कॉन्फिडेंट मैं भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को चीजों को क्या करा होगा इंप्रूव। आज ये मैं 1000 बच्चों की गैदरिंग भी पढ़ा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने रातों रात सक्सेस सोची है कि मुझे पहले ही दिन में क्या हो 1 लाख की जॉब मिल जाए, पहले दिन 100 बच्चों का बैच मिल जाए, एक ही रात में मेरी क्या हो जाए, लॉ कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा बच्चों। अगर आप पूरा पेशेंसली करते आ रहे हो, इस कोर्स में काम करते आ रहे हो, वही बच्चे आगे जाते हैं। और याद रखना जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या होती है उतनी ज्यादा होती है। जितने ज्यादा ऑप्शंस में लेकर चलोगे उतनी ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस। जितना आपने 5 महीने पढ़ा है, ये बेस को अच्छे से क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बेस पर लास्ट मोमेंट को रिवाइज करो। ये छोड़कर डायरेक्ट क्या करो, तुम शॉर्टकट काम करो, वो नहीं चलेगा। जहां पर इम्पेशंस हो जाओगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो वर्किंग हो, कोई भी हो, सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।